पहला पॉइंट लिखो, प्रकाश का परावर्तन। पहला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले इसका डायग्राम बना लेना। हाँ जी, ये अभिलंब है। हाँ पूरे समझाओ। बिल्कुल अच्छा ठीक है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है। आपतित किरण के कारण जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन कोण I, और परावर्तित किरण को बोलेंगे उसको बोलेंगे परावर्तन कोण R। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या हो जाएगी? जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर या एक माध्यम से चलकर परिसीमा या पृष्ठ, एक ही बात है, पर टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, परिसीमा या पृष्ठ है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर परिसीमा या पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है या चली जाती है। इसमें एरो का जरूर ध्यान रखना, अगर एरो नहीं बनाया तो आपतित और परावर्तित का पता नहीं चलेगा। जो किरण आ रही है उसके लिए तो ये एरो बना दिया आपतित किरण है, और जो जा रही है उसके लिए एरो ये बता दिया परावर्तित किरण है, और बीच वाला है अभिलंब है। उसके बाद में इसके दो नियम है। दो नियम कौन कौन से हैं? तो प्रथम नियम है वो क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो इसका प्रथम नियम है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम तुमको पता ही होगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए तो यहां मेरे आपतन कोण है और ये है परावर्तन कोण। अब अगला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि नियम नहीं है वो, लेकिन इसमें याद रखना है तुम्हें। तो तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसमें आवर्ती तरंगें तथा चाल ये तो क्या रहती है? नियत रहती है। लेकिन तीव्रता घट जाती है। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राशि का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो ये है ना, आवर्ती तरंगें चाल का मान तो नियत रहता है, लेकिन तीव्रता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। नियम नहीं है कि अलग से पॉइंट है, नियम तो दो ही है। नियम तो दो ही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो तीसरा तो ये है, कई बार ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से कौन सी राशि का मान नियत रहता है या कौन सी परिवर्तित होती है। तो आवर्ती तरंगें चाल का मान नियत रहेगा, लेकिन तीव्रता का मान कम हो जाता है।
तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। इसमें ये है ना पॉलिश किधर करनी है, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण आपतित हो रही है, कहां परावर्तित है, थोड़ा सा उल्टा बना दिया फिर पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा। तो परावर्तक सतह के विपरीत पॉलिश होती है हमेशा। उसके बाद में इन्हीं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो दर्पण बहुत सारे बना रहे हैं, एक अपने दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण है, इसमें हमने सारी परिभाषाएं बतानी है। हालांकि परिभाषा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे तुम्हारे काम आएंगी जरा। तो इसकी परिभाषाएं क्या क्या है? पहले ये दर्पण है वो कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये जो डायग्राम बनाया मैंने किसका बनाया है? अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण में जो AB जो भाग है, AB जो व्यास है, उसको बोलते हैं द्वारक। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, AB का जो पूरा व्यास है उसको बोलते हैं द्वारक, बोलते हैं एपरेटस जिसको बोलते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, और जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा, इसको बेटा दे लिख दो। नहीं देख ना, अभी तो मेरे को तो इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखा ये आ रहा है। अच्छा जी, तो इधर इधर से ये थोड़ा इधर उधर साइड में। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, तो आपतित होने के बाद में परावर्तित होने पर जिस बिंदु पर ये मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर परावर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है वो तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। जिस बिंदु पर परावर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जिसको कैपिटल F से प्रदर्शित करता है। ये देखो, ये प्रकाश किरण O से A तक आपतित किरण आई और आने के बाद ये परावर्तित होकर चलेगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोलेंगे मुख्य फोकस या फोकस। चौथा पॉइंट है वो कौन सा है? गोलीय दर्पण, गोलीय खोखले गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आधा भाग अगर पूरा में
इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। तो इसका जो बीज का खोखले भाग का जो केंद्र बिंदु का उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। पांचवा पॉइंट है वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। छठा पॉइंट है मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। F जो कैपिटल F है वो तो है मुख्य फोकस और P यहां पर क्या है? ध्रुव है। तो ये स्मॉल f है यहां पर, ठीक है। तो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। स्मॉल है ओके, पर डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। ये की लिखी हुई किताब जैसे सर कि इसमें इसके मेरे पास है मुख्य फोकस के ऐसे लिख दो जिस बिंदु पर परावर्तित किरण मिलती है बिंदु पर से परावर्तित नाम है, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे लिखना कि प्रकाश की किरण जिस फोकस के समांतर आगे प्रकाश की किरण ये लिखना लिखो तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाना चाहिए। तो डायग्राम बनाएगा तभी आएगा, ऐसे तो डायरेक्ट लिख दिया फिर कोई माने नहीं। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। एक परिभाषा लास्ट और रह गई, वो कौन सी है? एक परिभाषा और रह गई, बताओ कौन सी है? फोकस तल नहीं, मुख्य अक्ष है। फोकस तल तो वो ध्रुवाधर तल होता है, उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष रह गई। एक्स से एच डैश। वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली एक जो सीधी सरल रेखा होती है उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, मुख्य अक्ष कहता है। मुख्य किसके मुख्य तल की उसकी याद नहीं है, एनसीईआरटी में है अपने, इसमें तो नहीं दे रखा। मुख्य इसके समांतर का तो इसमें से देखो परिभाषा का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, बस ये है कि तुम्हें ये सारे पॉइंट याद रहेंगे ना तो आगे वाले जो डेरिवेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वापस देख लेना, ए बी है जो द्वारा है, इसका ए बी जो व्यास है इसको बोलेंगे द्वारक, और पी इसको बोलेंगे ध्रुव, जो परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है, और खोखले गोलीय दर्पण का जो केंद्र भाग होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की होगी वक्रता त्रिज्या, और जब कोई प्रकाश किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोलेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी बोलेंगे उसको फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा वो होगी मुख्य अक्ष। तो ये सारी परिभाषा अपने आगे काम आएगी। तो अगली पॉइंट लिखो, लिख लिया नहीं सबने? अगला पॉइंट लिखो चिन्ह परिपाटी। क्या बोल रहे हैं? वो तो इसमें क्या अगला वाला डायग्राम बनाएंगे ना, दर्पण समीकरण उसमें आएगा।
प्योर फ्यूचर। ठीक है, चिन्ह परिपाटी हो जाएगी। तो चिन्ह परिपाटी का 1 नंबर का पूछा हुआ, तो 1 नंबर ये प्रदर्शित करना था आपने प्रकाश की दिशा परावर्तित विपरीत, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, और सभी दूरियां किससे नापी जाती है? ध्रुव से, और वस्तु हमेशा क्या होगी? बाईं ओर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब बनने के नियम। अगला पॉइंट देखो, प्रतिबिंब बनने के नियम, क्योंकि ये नियम आएंगे तभी आगे अपने दर्पण समीकरण में इसका उपयोग करेंगे। तो अगली हेडिंग लिखो, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखो प्रथम नियम कौन सा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फिर मुख्य फोकस से जाएगी। ये तो हो जाएगा इसका प्रथम नियम। दूसरा कौन सा जाएगा? वक्रता केंद्र से जाएगी और परावर्तित होकर वापस वक्रता केंद्र से आएगी। ये हो जाएगा दूसरा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? मुख्य फोकस से प्रकाश किरण जाएगी और फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हाँ, पहले वाले का पहले वाले का उल्टा हो गया। और चौथा वैसे तुम्हारे है तो नहीं, लेकिन बना लेना, ये वाला तिर्यक वाला। हाँ, तुम्हारे 10th क्लास में ये बता ये 4 है नियम इसके ऊपर। अगली हेडिंग लिखो, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, मतलब r बराबर 2r। तो पहले अवतल दर्पण बना लो इसका। O से A तक पहले आपतित किरण है ये, और यहां पर एक लंब खींच देंगे, ये C है, और एक लंब यहां पर ये M, और P यहां पर ये ध्रुव है। I बराबर यहां पर ये थीटा और R बराबर ये थीटा। अब F व P के बीच की दूरी तो होगी स्मॉल f, और ये दूरी किसके बराबर होगी? R के। ये थीटा और ये 2 थीटा। अब देखो उसमें क्या है, पहले डायग्राम बना। पहले का OAF है, OAF। इसमें कौन कौन से A पर कौन कौन से 2 कोण बन रहे हैं? A पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? IR बन रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल I प्लस एंगल R। देख लेना डायग्राम बेटा, यहाँ पर A पर I बराबर थीटा है, R बराबर थीटा है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 2 थीटा। तो
तो OAF और दूसरा है AFM। एकांतर कोण ठीक है। OAF और AFM 2 थीटा एकांतर कोण, और दूसरा एक और हो जाएगा OAC और ACM। तो ये देख लो। याद दे दीजिएगा। अब उसके बाद में देखो, पहले कौन सा ले लो, एक त्रिभुज लेना, दोनों त्रिभुज लेना। पहले ले रहा हूं AFM ले रहा हूं, तो त्रिभुज AFM। अब यहां पर 2 थीटा बन रहा, तो यहां पर tan 2 थीटा। tan क्यों लिया है? क्योंकि अपने को ये वाली लंब और आधार वाली वैल्यू दे रखी है और कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। तो tan 2 थीटा बराबर लंब बटे में आधार आता है, तो इसका लंब कौन सा जाएगा? AM। तो क्या लिखेंगे? AM अपॉन FM। अरे ये वाला ले रहा हूं AFM। FM में होगा, तो FM। और अभी मैंने क्या बताया था कि सभी दूरियां वो ध्रुव से मापी जाती है। तो ये तो आपने नॉर्मल ये लंब कहता है, ये कोण बनाने के लिए किया है। तो हमने क्या लिखेंगे? FM लगभग किसके बराबर होगा? FP। तो वापस लिखेंगे, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो 2 थीटा इक्वल AM अपॉन FP, और AM अपॉन FP की वैल्यू किसके इक्वल है? स्मॉल f के। तो यहां पर आएगा स्मॉल f। ये समीकरण A। इसके दो तरीके हैं, एक वो भुजा वाला पता रखा है जो तुम्हें सही लगे वही कर लेना, ये ज्यादा सही है। हाँ, दूसरा त्रिभुज है, यह है ACM। इसमें tan थीटा इक्वल AM अपॉन क्या आ जाएगा? CM। और CM किसके इक्वल होगा? लगभग CP के। तो थीटा की वैल्यू अगर स्मॉल हो तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? AM अपॉन CP। और CP की वैल्यू किसके इक्वल है? R। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, भाग लिखना R बराबर 12। इधर से 2 बचेगा, उधर से अब नीचे जगह नहीं थी, नहीं तो करके बता देता। हाँ जगह क्या नहीं है, सर आएगा आएगा नहीं, वही है। क्या बचा क्या इसमें?